Good morning, students. We are discussing next topic, linear momentum. Linear momentum of a body is defined as the quantity of motion contained in the body. Linear momentum जो होता है quantity of motion contained in the body. Quantity of motion contained in the body. किसी बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी क्या है, किस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। यदि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। यू कैन से दैट लिनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी। किसी बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी क्या है, वो मोमेंटम को हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम। इफ a body of mass m, बॉडी का मास सपोज m है, मूविंग with velocity v, moving with velocity v, then linear momentum P इज इक्वल टू होगा mv। ऊपर जो हमने साइन लगा रखा है, ये वेक्टर का साइन है, वेक्टर क्वांटिटी को बता रहा है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट P से करते हैं और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम V से लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब एरो मास पर नहीं लगा रखा मैंने, मास इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम हमने ये कहा है बॉडी का मास m है और बॉडी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, देन इट्स लीनियर मोमेंटम, वो किसके इक्वल होगा, mv। यहाँ से हम ये कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम जो है डिपेंड करता है मास के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी पे। किस वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है उतना उस बॉडी का मोमेंटम होगा, ठीक है। मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो होती है, मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होती है, जिधर बॉडी आपकी मूव कर रही है, ठीक है। मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी, किस वेलोसिटी से, या जिधर बॉडी आपकी मूव कर रही है उधर ही आपका मोमेंटम होगा, ठीक है। SI यूनिट मोमेंटम की जो होती है वो क्या होगी, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है SI यूनिट होगी मोमेंटम की, और इसकी सीजीएस यूनिट जो होगी वो क्या होगी, सीजीएस कौन होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मास की सीजीएस यूनिट होती है ग्राम और वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपकी मोमेंटम की SI और सीजीएस यूनिट मैंने बताई। बेसिकली आप ये ध्यान रखोगे, मोमेंटम जो होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी। किसी बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी क्या है, किस वेलोसिटी से बॉडी आपकी मूव कर रही है, जितना बॉडी की वेलोसिटी होगी उतना ही उस बॉडी का मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमें निकालना हो मोमेंटम किसी बॉडी का, उसको निकालने के रिलेशन होता है मास इनटू वेलोसिटी। सपोज बॉडी का मास आपको m दे रखा है, मूविंग वेलोसिटी v वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, तो उसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, mv के इक्वल होगा, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी है
और मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर बॉडी आपकी मूव कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जो है गिव द 3 लॉज ऑफ मोशन। मोशन के 3 लॉ उन्होंने बताए, ठीक है। न्यूटन की मोशन के 3 लॉ उन्होंने बताए। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन कर रहा है तो न्यूटन ने 3 लॉ बताए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ के अंदर बताया, यदि कोई बॉडी आपकी रेस्ट के अंदर है तो बॉडी वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी। बॉडी मोशन कर रही है, कंटिन्यू बॉडी मोशन में ही रहेगी जब तक उस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। यदि बॉडी की पोजीशन जैसे रेस्ट में है मान लो तो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो कंटिन्यू किस में रहेगी, आपकी वो मोशन में रहेगी यदि उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे मान लो बॉडी है रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी जब तक उसको फोर्स नहीं लगाओगे। अब आती है मोशन की बात। यदि कोई बॉडी मान लो एक बॉल को हम ऐसे रोल कर रहे हैं, ऐसे थ्रो कर रहे हैं फर्श के ऊपर, तो मोशन में है तो वो मोशन में रहनी चाहिए, रुक जाती है। न्यूटन्स लॉ फेल हुआ क्या? न्यूटन्स लॉ फेल नहीं हुआ, बट इस केस में जैसे बॉडी को हम रोल करेंगे नीचे तो वहां पर उस बॉल और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स राइज होता है जिसके कारण बॉडी वो रुक जाती है, बॉल रुक जाती है। अदरवाइज यदि फ्रिक्शनल फोर्स और एयर आगे से अपोज नहीं कर रहे हो तो बॉडी कंटिन्यू किस में रहेगी, वो मोशन में ही रहेगी। तो फर्स्ट लॉ के अंदर यही उन्होंने बताया न्यूटन ने, बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट, कंटिन्यू टू बी रेस्ट, और मोशन कंटिन्यू मोशन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, a body is to be rest continue to be rest and motion continue in uniform motion, continue uniform motion when no force is acting on the body। यदि हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करते तो बॉडी यदि आपकी रेस्ट के अंदर है तो कंटिन्यू बॉडी रेस्ट में रहेगी, और यदि बॉडी आपकी मोशन के अंदर है तो कंटिन्यू बॉडी आपकी मोशन के अंदर ही रहेगी यदि इस पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डिफाइंस द इनर्शिया। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ जो है ना वो इनर्शिया को डिफाइन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया के अंदर हमने यही बताया था बॉडी की जो स्टेट है, पोजीशन जो है वो अपने आप चेंज नहीं होती, ठीक है, जब तक उस पर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो फर्स्ट लॉ इनर्शिया को भी डिफाइन आपका करता है। तो फर्स्ट लॉ न्यूटन्स की यही है, यदि बॉडी की अवस्था, पोजीशन, स्टेट यदि रेस्ट में है तो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी वो, और मोशन में है तो कंटिन्यू किस में रहेगी, मोशन में रहेगी बॉडी, यदि उस पर हम कोई फोर्स एक्ट नहीं करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने सेकंड लॉ के अंदर बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the directly proportional to the external force applied, external force applied। ये है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। जब किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उस बॉडी का टाइम के साथ मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज मीन्स उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। मोमेंटम mv होता है। मोमेंटम चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? मास और वेलोसिटी पे। यदि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी क्या होगा? चेंज होगा। सेकंड लॉ में न्यूटन ने बताया द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग अप्लाइड फोर्स। जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसकी डायरेक्शन जो है हमेशा किधर होगी? जिधर हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो इसकी स्टेटमेंट आप ये लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड दिस चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टेड ऑलवेज अप्लाइड फोर्स। ठीक है। न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहा हूं मैं। एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ। इसका एक्सप्रेशन जो है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो हम इसका ड्राइव कर रहे हैं। इसके लिए हमने मान लिया लेट ए कांस्टेंट फोर्स F acting on a body constant force F acting on a body of mass m, then the momentum changes, then the momentum of the body changes from P1 to P2 in time t। हमने ये इसमें माना है एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इसका मास क्या है? m मास बॉडी का है। जैसे उस पर हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। पहले मोमेंटम P1 वो क्या होगा? mu मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी v है तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा उसका? mv हो जाएगा। t टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है, t टाइम में मोमेंटम आपका चेंज हो रहा है। तो आप कह सकते हो यहां से, आप मुझे बताओ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा?
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, किस टाइम से हो रहा है। तो इसको क्या कहोगे आप? P2 माइनस P1 बाई टी। हमने कहा था ना बट टी टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो टाइम से आप इसको डिवाइड कर दोगे। क्यों? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब लगाओ सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या द फोर्स अप्लाइड जो होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको आप पहले ही लिख सकते हो, P2 माइनस P1 बाई टी प्रोपोर्शनल किसके होगा? फोर्स के। एक ही बात है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, कांस्टेंट लगा दो। इसके प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जब भी साइन को हम हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, इसकी जगह कांस्टेंट यूज करते हैं। तो ये होगा F इज इक्वल टू K और P2 क्या है? M इंटू V और P1 M इंटू U बाई T। देन F इज इक्वल टू K, M कॉमन आ जाएगा इसमें से, V माइनस U बाई टी। और हर सिस्टम के अंदर K एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। K इज इक्वल टू होता है 1। तो फोर्स जो होगा, ये फोर्स इज इक्वल टू आएगा M और V माइनस U बाई टी होता है A के बराबर। A आ जाएगा ये। A मतलब एक्सेलरेशन। किससे आया ये? फर्स्ट इक्वेशन से आया होगा। V इज इक्वल टू हम जानते हैं U प्लस 80 होता है। फर्स्ट इक्वेशन में मोशन क्या होती है? V इज इक्वल टू U प्लस 80। इसको इधर ले आओ तो ये क्या होगा? V माइनस U इज इक्वल टू 80। तो यहां से A निकालना, ये क्या आएगा? V माइनस U बाई टी। ये तो आ रहा है। V माइनस U बाई टी को हमने क्या लिख दिया? A। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूटन सेकंड लॉ। ये भी आपका एक न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात यही है। हमने एक बॉडी ली जिसका मास m है, उस पर एक फोर्स अप्लाई करोगे तो इसका मोमेंटम चेंज होगा। इनिशियल मोमेंटम उसका mu और फाइनल मोमेंटम mv। चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम चेंज हो रहा है किस टाइम में हुआ है? टी टाइम में हुआ है, तो टी से डिवाइड कर दोगे, सेकंड लॉ लगा दोगे। रेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, P2 mv P1 mu, m कॉमन आ जाएगा और ये a के बराबर आपका होगा। तो सेकंड लॉ से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। अब आती है इसकी यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स। आपके वैसे फोर्स की दो यूनिट होती है, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल। वो आपके सिलेबस में नहीं आती, सीधा ध्यान रखोगे बस आप। यूनिट्स ऑफ फोर्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स। ऐसा यूनिट फोर्स की जो होती है ना, वो होती है न्यूटन। ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। और सीरियस यूनिट जो होती है फोर्स की, वो होती है डाइन। वो क्या होती है? डाइन। डिफाइन करना हो, 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा? 1 न्यूटन फोर्स की डिफाइन करना है तो रिलेशन आपको दे रखा है फोर्स के लिए। फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। क्यों? और फोर्स
की यूनिट बता रहे न्यूटन, न्यूटन को ऐसे लिखते हैं। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square having a body of mass 1 kilogram। 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा? 1 न्यूटन फोर्स कब होगा? जब बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन डेवलप जो हो रहा हो वो कितना होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बॉडी का मास क्या होना चाहिए? 1 किलोग्राम। तो यहाँ आप इसमें लिखोगे 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square having a body of mass 1 kg and 1 dyne define करना हो तो we can say that रिलेशन ये लगेगा F is equal to m। फोर्स की सीधी यूनिट होती है डाइन एंड मास की सीधी यूनिट होती है ग्राम, एक्सेलरेशन की सीधी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया। यहां से हम कह सकते हैं 1 dyne is that force which produces an acceleration of 1 centimeter per second square having a body of mass 1 gram। जब बॉडी का मास कितना होना चाहिए? 1 ग्राम, और उसमें जो एक्सेलरेशन डेवलप जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस फोर्स को हम कहेंगे 1 डाइन फोर्स होगा आपका। आप कर सकते हो इसको, यदि हम कन्वर्ट करते हैं, 1 न्यूटन जो होता है हमने बताया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि इसको हम चेंज करते हैं 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है तो वो पता होना चाहिए। अब इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो, सीधी सिस्टम इसको चेंज कर लो। 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ ग्राम। मीटर को चेंज करो सेंटीमीटर के अंदर, सीधी यूनिट मीटर सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है? डाइन की। तो हम कह सकते हैं 1 डाइन जो होगा बराबर होगा 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में इतना डाइन होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा? 10⁵ डाइन। ठीक है, बाकी टॉपिक्स जो है इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके ऊपर हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।